हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी क्लास है सुपर टेट हिंदी की। इसमें आज 30 क्वेश्चन लेके आए हैं हम। आज पहली क्लास है हिंदी की सुपर टेट की प्रैक्टिस सेशन, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन सब टॉपिक से हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। 44 है, 52 है, 48 है या 50 है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज फटाफट करेंगे आंसर, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आंसर करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कमल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य में क्या आता है, द्रव, और कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसी चीजें जिनसे कोई दूसरी चीजें भी बनाई जाती है, वो द्रव्यवाचक में आता है। सोना, चांदी, घी, दही, ये सब द्रव्यवाचक में आता है। भाववाचक में क्या होता है, फीलिंग्स होती है। और जातिवाचक संज्ञा जो जो पूरे क्लास को दर्शाता है, होल क्लास को डिफाइन करता है। जैसे कुत्ता, अब कुत्ता क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। गाय, ये जातिवाचक हो गया। भैंस, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। मतलब उस पूरी क्लास को इंडिकेट कर रहा है। और व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो गया। तो कमल क्या है, कमल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। कमल शब्द उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा का। कमल जो है पूरी कमल के फूल को इंडिकेट कर रहा है। वो सफेद हो, गुलाबी हो, लाल हो, जिस भी कलर का हो, लेकिन कमल वो सबको क्वालिफाई कर रहा है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुंदर शब्द क्या है। सुंदर शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा का परिभाषा होता है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। और विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया क्या होता है, ये होता है डूइंग वर्ड, जिस शब्द से कुछ होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो हम देखते हैं सुंदर क्या होगा। सुंदर हमें क्या लगता है, किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो सुंदर हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, जैसे वह लड़का सुंदर है, वह फ्रॉक बहुत सुंदर है। तो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा सुंदर शब्द। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4। राम स्कूल जाता है। इसमें पूछा गया है कि जाता है क्या है। इस सेंटेंस में जाता है कौन सी चीज है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े हैं कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, तो ये हो नहीं सकता। क्रिया क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है। और विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला, उसको क्वालिफाई करने वाला। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की जगह पे यूज होता है। तो जाता है मतलब क्या होता है, जान। इसका मूल शब्द क्या है, जाना। इसके ना अंत में ना नहीं आता है, वो अक्सर क्या होता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्रिया ही होता है। तो जाना क्या होगा, जाता है क्या हो गया, जाता है होगा हमारा क्रिया। सो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 है, मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है।
तो आइए देखते हैं, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में तो क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसा कुछ आएगा और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो ये क्या है, जैसे कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे प्रश्न आ गया, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि मैं कौन सा सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक में क्या है, क्या, कौन, कहाँ ऐसे आएगा। संबंधवाचक है नहीं, ये दो चीजों को जोड़ नहीं रहा है, किसी को रिलेट नहीं कर रहा है। निजवाचक मतलब होता है स्वयं, अपने, आप, ये होते हैं निजवाचक। तो मैं हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अग्नि है, नीर है, पवन है या धरा है? तो धरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी, तो ये हो नहीं सकता। पवन होता है हवा, ये भी नहीं हो सकता। अग्नि होता है, अग्नि मतलब आग, तो ये भी नहीं हो सकता। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची हो जाएगा नीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंधकार का विलोम शब्द है, अंधकार का विलोम शब्द कौन सा है? रात्रि है, उजाला है, दिन है या छाया है? तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? उजाला। अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा आंसर उजाला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंधकार का दिन नहीं होगा, अंधकार का छाया नहीं होगा और अंधकार का रात्रि भी नहीं होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, घायल होना, अपमान होना, रोना या बीमार होना। तो मुहावरा क्या देता है? भाव देता है। तो नाक कटना मतलब क्या होता है? नाक कटना मतलब होता है अपमान होना या जलील होना एक तरीके से। तो नाक कट जाना मतलब अपमानित हो जाना। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। घर का भेदी लंका ढाए, ये क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, वाक्यांश है या विशेषण है? तो ये किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए ये विशेषण तो नहीं होगा। ये किसी वाक्य का अंश नहीं है, इसलिए ये वाक्यांश भी नहीं होगा। और मुहावरा भी ये नहीं है। ये क्या है? लोकोक्ति है। क्या है ये? लोकोक्ति है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकों होगा, पुस्तकें होगा, पुस्तकें होगा या पुस्तकों होगा? तो पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुस्तकों कोई वर्ड नहीं होता, पुस्तकें नहीं होता और पुस्तकों का, तो यहाँ पे वाचक लग गया का, तो ये बहुवचन बनाने के लिए यूज नहीं होता। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालक का लड़की होगा, कन्या होगा या नारी होगा? तीनों। ये क्या है? बालक का हो जाएगा एग्जैक्टली स्त्रीलिंग बालिका, जबकि लड़की, कन्या और नारी ये क्या है? बालक, बालिका के पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं। लेकिन बालक का एग्जैक्टली स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सत्य का भाववाचक संज्ञा रूप है, सत्यता, सत्यवान, सत्यम और सत्य। तो सत्य का भाववाचक, सत्य का भाववाचक हो जाएगा हमारा सत्यता। सत्यवान तो संज्ञा हो गई, सत्यम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता कि सत्यम होगा और सत्य भी नहीं होगा। तो सत्य का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सत्यता। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? अब आइए देखते हैं, जातिवाचक है? नहीं, जातिवाचक में क्या करता है? कोई चीज पूरे क्लास को डिफाइन करता है। व्यक्तिवाचक एग्जैक्टली किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। भाववाचक में क्या होता है? फीलिंग हो और अवस्था हो, जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया,
ये सब हो गया बुद्धिमानी हो गया, ये सब क्या हो गया भाववाचक हो गया। और दूध क्या हो जाएगा, दूध होगा द्रव्यवाचक, दूध हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होगा कि विद प्लस आलय होगा कि विद्या प्लस लय होगा कि विद प्लस आलय होगा। तो विद्यालय क्या कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, जहाँ पे कोई भी दो स्वर वर्ण मिलके आ बन जाता है, बड़ी ई बन जाती है, बड़ा ऊ बन जाता है, वहां पे क्या होता है दीर्घ संधि होती है। और यहाँ पे क्या मिला है आ, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, प्रथम पद का अंतिम आ प्लस द्वितीय पद का प्रारंभ आ मिलके क्या बना है आ, यानी विद्या का आ प्लस आलय का आ मिलके विद्यालय बना है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजपुत्र कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। तो कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। तो यहाँ पे राजपुत्र कर्मधारय नहीं हो सकता। तत्पुरुष में क्या होता है, उनका विग्रह करने पे कोई ना कोई बीच में कारक का यूज होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे तत्पुरुष नहीं है और द्वंद्व भी नहीं है। बहुव्रीहि में क्या होता है, नहीं राजपुत्र, तो राजपुत्र में क्या हो गया, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे कारक का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर बहुव्रीहि तब होता जब ये कोई तीसरा अर्थ देता, तो वहां पे जैसे दशानन, दशानन 10 हो आनंद जिसके अर्थात रावण, तो वहां पे जब किसी शब्द से तीसरा अर्थ निकलता है तो वहां पे क्या हो जाता है बहुव्रीहि होता है, जबकि तत्पुरुष के लिए कारक का प्रयोग करता है। तत्पुरुष का जब विग्रह किया जाता है तो वहां पे कोई ना कोई बीच में कारक आता है, तो वहां पे पता चलता है कि तत्पुरुष समास है। और द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में योजक चिन्ह आ जाते हैं, दोनों जब विग्रह किया जाता है तो दो पद होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, तो वहां पे योजक चिन्ह आता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। एक दिन हम समास की भी क्लास लेके आते हैं, देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है अमर, अमृत, अजर या देव। तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अमर। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कवि शब्द का बहुवचन है, कवि का बहुवचन है कवि, कविगण, कवियों या कवियां। तो कवि शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, कवियों। क्या हो जाएगा, कवि शब्द का बहुवचन होगा कवियों। आंसर हो जाएगा हमारा शी। अगला देखते हैं 18। धीरे धीरे कौन सा अव्यय है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो क्रिया विशेषण किसकी अरे धीरे धीरे किस विशेषता बता रहा है, जैसे धीरे धीरे बोलना या चलना, धीरे धीरे चलना, दौड़ना, घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है या घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, कह सकते हैं, कह रहे हैं। तो दौड़ना
कि पहले धीरे धीरे लगा सकते हैं। ये सब क्या है, क्रिया है। जिसके अंत में नाने नहीं आता है वो क्रिया होता है। उसकी विशेषता को अगर धीरे धीरे बता रहा है तो वो क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वाह कौन सा अव्यय है, वाह है और उसके साथ वो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो संबंध बोधक हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया या समुच्चय बोधक हो गया। तो जहाँ पे विस्मय का चिन्ह लगा हो, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि तो कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है या क्रिया विशेषण है। तो यदि और तो एक ही वाक्य में दोनों आते हैं तो इसलिए ये कौन से हो जाएंगे, ये समुच्चय बोधक हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, ये समुच्चय बोधक हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि और तो क्या हो जाएंगे, समुच्चय बोधक होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है। प्रत्यय प्रत्यय जो होता है, रूट वर्ड जो मेन शब्द होता है, या बोल सकते हैं रूट वर्ड के बाद में लगता है, उसे प्रत्यय बोलते हैं। और जो रूट वर्ड के पहले लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। अब पूछा है विद्या, मेन इसका रूट वर्ड क्या हो गया, विद्या। तो उसका विद्यार्थी है तो प्रत्यय लगा होगा। अब क्या होगा, ई थी, यहाँ पे गलत है, आर्थी नहीं होगा, अर्थी होगा और यार्थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी इक्वल्स टू विद्यार्थी। मतलब इसका आ और इसका रूट वर्ड का आ प्लस अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा मिलके। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अनुचित में उपसर्ग है। अब यहाँ पे क्या है, उचित, मेन वर्ड क्या है, उचित, और उसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग पहले आता है। अन है, अनु है, अन है, अ है प्लस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा यहाँ पे अनु। उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस चित, अनुचित। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना, अब क्या पढ़ना, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो पढ़ना संयुक्त तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किसी दो वर्ड का वो नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। अब दूसरा है अकर्मक, तो ये अकर्मक भी नहीं है क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों, जैसे पढ़ना, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कर्म की जिसको जरूरत पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना लिखना, ये क्या है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। राष्ट्रीय गान, ये है क्वेश्चन नंबर 24। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ ठाकुर या प्रेमचंद्र ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा
रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। इसे राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक जय जय है। तो राष्ट्र से याद रखो, राष्ट्रगान से रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, निराला है, दिनकर है, महादेवी वर्मा है। तो गोदान के लेखक है हमारे मुंशी प्रेमचंद। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, दिनकर है या निराला है। तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। सो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, रश्मि रथी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो आइए देखते हैं साकेत। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, दिनकर है, निराला है या प्रेमचंद्र है। साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त साकेत के लेखक हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है, कफन कहानी के लेखक हैं। कफन के प्रेमचंद हैं, प्रसाद हैं, अज्ञे हैं या रेणु हैं। तो कफन कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 14 सितंबर को, 26 जनवरी को या 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाई जाती है। 26 अगस्त को या 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? हमारा बचा 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो हम ऐसी ही नेक्स्ट क्लास लेके इससे भी अच्छी क्लासेस लेके आएंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और सुपर टेट की परफेक्ट तैयारी के लिए प्रश्न लाएंगे। धन्यवाद।